नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी सीरीज़ है उत्तराखंड जिला वाइज सीरीज़, जिसमें हम उत्तराखंड के सभी जिलों को MCQs की फॉर्म में कवर कर रहे हैं और इसमें हम एक ज़िले से जुड़े हुए जितने इंपॉर्टेंट हमारे MCQs होते हैं उनको सॉल्व करते हैं, साथ ही एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ उनको कवर करते हैं ताकि आपका रिवीजन भी अच्छे से हो और आपको ज़्यादा समय तक ये चीज़ें याद रहें। आज के वीडियो में हम बागेश्वर से जुड़े हुए जितने भी हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देखेंगे अतिरिक्त तथ्यों के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के एंड में आपको अपना स्कोर कमेंट करके बताना है कि आपके कितने मार्क्स यहाँ पे आए। साथ ही एक अनाउंसमेंट है आपके लिए, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बागेश्वर का गठन किस जनपद से अलग करके किया गया? तो बागेश्वर को अल्मोड़ा जनपद से अलग किया गया था, ये आपको याद रखना है। कब इसे अलग किया गया? तो सितंबर 1997 में इसे अल्मोड़ा जनपद से अलग किया गया। अब कहीं पर डेट बताता है 15 सितंबर, कहीं पर बताता है 18 सितंबर, तो डेट पर ना जाएं, केवल सितंबर 1997 आप इसको याद रखें और अल्मोड़ा से इसको अलग किया गया था। इसके साथ दो नए जनपद और बनाए गए थे 1997 में ही, तो वो भी आपको याद रखना है कौन कौन से थे। एक जनपद था रुद्रप्रयाग और एक था चंपावत। इन तीनों का गठन 1997 में होता है। एक और चीज़ आपको बागेश्वर से याद रखनी है, ये जो बागेश्वर है यह भीलेश्वर और नीलेश्वर पर्वतों के मध्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, बागेश्वर के उत्तरी भाग में स्थित है। तो बागेश्वर के उत्तरी भाग में कौन सा इनमें से स्थित है आपने बताना है। सही जवाब है हमारा ऑप्शन डी, सूरज कुंड। देखिए बागेश्वर के हर दिशा में कोई ना कोई चीज़ यहाँ पे स्थित है। अगर बात करें बागेश्वर के पूर्व में कौन सी चीज़ है, तो पूर्व में स्थित है भीलेश्वर पर्वत, ठीक है। पश्चिम में कौन है? नीलेश्वर पर्वत। दक्षिण में अग्निकुंड है और उत्तर में सूरज कुंड है। तो आपको पूछा जा सकता है कि अग्निकुंड बागेश्वर की कौन सी दिशा में है, तो ये हमारा दक्षिण दिशा में है। आपको सारी दिशाएं और ये सारी जो चीज़ें हैं, पर्वत हैं और कुंड है, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। अगला है, बागेश्वर में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो बागेश्वर में विधानसभा की 2 सीटें हैं। कौन कौन सी हैं? एक सीट है कपकोट और एक सीट है बागेश्वर नाम से ही, ठीक है। तो ये 2 सीटें हैं बागेश्वर में। इनमें से जो ये बागेश्वर सीट है यह SC कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है, तो ये भी आपको याद रखना है। बागेश्वर में 2 विधानसभा की सीटें हैं, एक जनरल कैटेगरी के लिए और एक अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व्ड है, ठीक है। एक और चीज़ आपको याद रखना है, जो ये दूसरी हमने यहाँ पे विधानसभा सीट की बात करी जो कि है कपकोट। तो यहाँ पे कपकोट में किन नदियों का संगम होता है? तो सरयू और खीर गंगा का यहाँ पे संगम होता है, पूछा जा सकता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अगला है, बागेश्वर का पौराणिक नाम क्या है? तो देखिए बागेश्वर का पौराणिक नाम की अगर मैं बात करूँ तो सही जवाब है यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही उत्तर है, अग्नि तीर्थ, ठीक है। स्कंद पुराण में, क्योंकि स्कंद पुराण क्या है? एक पुराण है। स्कंद पुराण में इसको अग्नि तीर्थ कहा गया है, तो ये इसका पौराणिक नाम है। अगर इसके अन्य नामों की बात करें तो इसका उपनाम उत्तर का वाराणसी भी है, इसे व्याघ्रेश्वर भी कहा जाता है। इसके अलावा बागेश्वर को कुमाऊं गजेटियर में वाक ईश्वर यानी कि ईश्वर का वचन भी कहा गया है। और बागेश्वर के अगर हम अन्य उपनामों की बात करें तो इसे गोल्डन वैली यानी कि सुनहरी घाटी भी कहते हैं, इसको नीलगिरी भी कहा जाता है। बागेश्वर का प्राचीन नाम अगर पूछेगा तो वो है नीलगिरी, ठीक है। और उत्तर का वाराणसी तो इसको कहते ही हैं। अगला प्रश्न है, मानस खंड में सरयू नदी को क्या कहा गया है? तो मानस खंड के अंदर सरयू नदी को गंगा कहा गया है और सरयू की जो प्रमुख सहायक नदी है गोमती, इसको यमुना कहा गया है। तो आपको दोनों बातें याद रखनी है। आपको पूछेगा मानस खंड में सरयू नदी को क्या कहा है? गंगा, और गोमती को यमुना नदी यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। और इन दोनों का संगम, सरयू और गोमती, इन दोनों का संगम होता है बागेश्वर में। और इस बागेश्वर को जहाँ पे इन दोनों का संगम होता है इसे क्या कहा गया है? तो इसको तीर्थराज प्रयाग कहा गया है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। सरयू की बात करें तो कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है सरयू, तो ये भी आपको याद करना है, ठीक है। और इसी नदी के तट पर 13-14 जनवरी 1921 को कूली बेगार प्रथा का अंत किया गया था। अगर आपको पूछा जाए कि कूली बेगार प्रथा के अंत के समय जब वो रजिस्टर बहाए गए थे, कौन सी नदी में बहाए गए, तो वो सरयू नदी में ही बहाए गए थे, ठीक है। चलिए
अगला प्रश्न है काली नदी को सर्वाधिक जल देने वाली नदी कौन सी है? तो काली नदी को सबसे ज़्यादा जल देती है, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है, सरयू नदी। अगर सरयू नदी की हम लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई जो है वो है 146 किलोमीटर। ठीक है, ये सरयू नदी की कुल लंबाई है। सरयू नदी आती कहाँ से है? तो इसका जो उद्गम होता है सरयू का, ये होता है हमारा सरमूल नामक जगह से। ठीक है, बागेश्वर से ही आती है। बागेश्वर में सरमूल नामक एक जगह है, वहाँ से ये नदी निकलती है। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, काली नदी की सबसे ज़्यादा जल देती है। तो काली नदी और सरयू इन दोनों का संगम कहाँ पर होता है? तो इन दोनों का संगम होता है पंचेश्वर में। पंचेश्वर ये चंपावत में है। और इससे जुड़ा हुआ एक और प्रश्न आपका बनता है कि पंचेश्वर बांध समझौता जो हुआ था नेपाल के साथ, वो कब हुआ था? तो वो होता है 1996 में। तो ये सारी बातें आपको क्वेश्चंस को रिलेट करते हुए चलना है। उस क्वेश्चन से, उस टॉपिक से कितने क्वेश्चन एग्जामिनर बना सकता है, उस तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कितने सारे प्रश्न बने आपने वो देखा। अगर यहाँ पे और प्रश्नों की मैं बात करूँ तो देखिए, यहाँ से पूछा गया कि काली को सर्वाधिक जल देने वाली नदी, वो तो है सरयू। काली नदी में मिलने वाली अंतिम नदी कौन सी है राज्य की? तो वो है लधिया नदी। ये कहाँ पर मिलती है? तो चंपावत में एक जगह है चूका नाम की, वहाँ पर ये काली में मिल जाती है। अगर पूछेगा काली में मिलने वाली प्रथम नदी कौन सी है? तो वो है कुठियांगटी। तो इतने सारे प्रश्न हमारे एक क्वेश्चन से यहाँ पर बने। अगला है बागेश्वर में गोमती नदी पर पुल किस वर्ष बनाया गया? तो बागेश्वर में जो गोमती नदी पर पुल बनवाया गया, ये बनाया गया 1848 में और कमिश्नर थे टॉम लूशिंगटन। ठीक है, तो लूशिंगटन के द्वारा ये पुल यहाँ पे बनाया गया। गोमती के अगर हम उद्गम की बात करें तो बागेश्वर में डेबरा श्रेणी से यह नदी निकलती है। और गोमती नदी किसकी सहायक है? तो यह सरयू नदी की सहायक नदी है। और गोमती या सरयू दोनों का संगम बागेश्वर में होता है। अगला है कौसानी किस पहाड़ी पर स्थित है? तो जो कौसानी है यह पिंगनाथ की पहाड़ियों पर स्थित है। और कौसानी में कोसी और गरुड़ इन दोनों नदियों के मध्य में यह स्थित है। पूछा जा सकता है किन नदियों के बीच में स्थित है कौसानी? तो कोसी और गरुड़ नदी के मध्य में स्थित है। कौसानी को उत्तराखंड का दार्जिलिंग भी कहा जाता है। कुमाऊं का गहना भी इसको कहा जाता है। ये सारे नाम किसके हैं? कौसानी के हैं। लेकिन अगर पूछेगा कौसानी का पूर्व नाम क्या था? तो कौसानी का पूर्व नाम था बलना। इसके अलावा जो मैंने अभी आपको बताया, कुमाऊं का गहना या उत्तराखंड का दार्जिलिंग, ये सारे इसके उपनाम हैं। भारत का स्विट्जरलैंड भी इसका एक उपनाम है जो कि गांधी जी ने दिया था। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी ने भगवत गीता पर अपनी प्रसिद्ध भूमिका अनाशक्ति योग कहाँ पर लिखी? देखिए, महात्मा गांधी ने जब गीता के ऊपर अपनी भूमिकाएं लिखी, उन्होंने अनाशक्ति योग, इन्होंने कौसानी में एक आश्रम है अनाशक्ति आश्रम के नाम से जिसको जाना जाता है, वहाँ पर लिखी। तो सही उत्तर है हमारा ऑप्शन बी, कौसानी, क्योंकि अनाशक्ति आश्रम कहाँ है? वो कौसानी में है। एक और चीज़, महात्मा गांधी कौसानी में कब आए थे? तो 1929 में महात्मा गांधी कौसानी में आए और लगभग 12 दिनों के लिए ये यहाँ पर आए थे। यहाँ से इन्होंने अपनी एक पत्रिका यंग इंडिया के लिए लेख लिखा और उसी यंग इंडिया में इन्होंने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा। तो पूछा जाता है महात्मा गांधी ने अपनी किस लेख में या किसके लेख में कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा? तो यंग इंडिया के लेख में उसको कहा था। ठीक है, कौसानी में एक अत्याधुनिक चाय उत्पादन इकाई भी स्थित है, इसीलिए इसे उत्तराखंड का दार्जिलिंग भी कहा जाता है। ठीक है, और जो दार्जिलिंग है किस राज्य में आता है ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो यह पश्चिम बंगाल में आता है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किसे बागेश्वर का गांधी कहा था? तो बागेश्वर का गांधी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है हमारा ऑप्शन सी, दुर्गा प्रसाद साहा को महात्मा गांधी ने बागेश्वर का गांधी कहा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मोहन सिंह मेहता की, तो उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? वो थे मोहन सिंह मेहता। इन्होंने बागेश्वर के अंदर कुमाऊं परिषद की एक शाखा भी स्थापित करी थी। कब? 1921 में। पूछा जा सकता है बागेश्वर में कुमाऊं परिषद की शाखा किसने स्थापित करवाई? मोहन सिंह मेहता। और इसके अलावा प्रयागदत्त पंत, ये भी नाम आपने सुना होगा। उत्तराखंड की धरती पर गांधीवादी आंदोलन शुरू करने का जो श्रेय जाता है वो इन्हीं को जाता है।
अगला प्रश्न है कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो कौसानी में जो लक्ष्मी आश्रम है इसको महात्मा गांधी की एक शिष्य थी जिनका नाम है सरला बहन। तो सरला बहन के द्वारा कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की गई और इनका वास्तविक नाम अगर पूछा जाए तो कैथरीन हाइलमन इनका वास्तविक नाम था। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे लक्ष्मी आश्रम की स्थापना कब करी तो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा डाउट हैं, काफ़ी सारे साल हैं, जैसे 1941 कहीं पर दिया गया है, कहीं पर 1945 है, कहीं पर 1948 है। तो मेरी बात अगर आप माने तो 1948 आप ज़्यादा याद रखें क्योंकि कई बुक्स में इसको दिया गया है। ठीक है, और विकिपीडिया में भी इसी को बताया गया है। हालांकि अगर आप परीक्षा वाणी को देखें तो 1941 वहाँ पे बताया गया है। आप इन दोनों को याद रखें और ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप टिक करें। ठीक है, अगर और बात करें हम लक्ष्मी आश्रम से जुड़ा हुआ तो हमने बात करी सरला बहन के वास्तविक नाम की। मीरा बहन ये भी गांधी जी की शिष्य थी जिन्होंने ऋषिकेश में पशु लोक की स्थापना करी। इनका वास्तविक नाम क्या था? तो मैडिलिन स्लेड इनका वास्तविक नाम था। और दो जुड़वा बहनें जो लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी हुई थी जिन्होंने सर्वोदय का प्रचार प्रसार किया, उन दो बहनों का नाम भी पूछा जा सकता है। वो कौन थी? वो थी कमला और बसंती। तो ये दो बहनें थी, जुड़वा बहनें थी, इन्होंने सर्वोदय का प्रचार किया। आपको पूछा जा सकता है कि लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी हुई दो जुड़वा बहनें कौन है, तो आपको बताना है कमला और बसंती। चलिए अगला प्रश्न है पिनाकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो पिनाकेश्वर महादेव मंदिर ये कौसानी में है और इसी मंदिर में जो हमारा एक मेला लगता है पिनाक मेला, तो पिनाक मेला भी यहीं पर लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कौन सा दर्रा बागेश्वर को पिथौरागढ़ से जोड़ता है? तो बागेश्वर और पिथौरागढ़ इन दोनों को जोड़ता है हमारा ट्रेल दर्रा। ट्रेल दर्रा यह विलियम ट्रेल के नाम पे रखा गया है। इसकी खोज विलियम ट्रेल के द्वारा 1830 में करी गई। और किसके सहयोग से विलियम ट्रेल ने इसकी खोज करी थी? एक नाम आता है, आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है, मलक सिंह बूढ़ा करके इसका नाम है। इसकी मदद से विलियम ट्रेल ने 1830 में एक दर्रा खोजा जिसको बाद में उसी के नाम पर रखा गया। तो पूछा आपको जा सकता है। ठीक है, ट्रेल दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है। अगर बात करें यहाँ पर सुंदरडुंगा दर्रा की तो सुंदरडुंगा दर्रा ये भी बागेश्वर में है और यह बागेश्वर को चमोली से जोड़ता है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस जनपद में पिंडारी ग्लेशियर नहीं फैला है? तो देखिए पिंडारी ग्लेशियर उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। पहले में आता है गंगोत्री ग्लेशियर और उत्तराखंड का दूसरा अगर सबसे बड़ा ग्लेशियर पूछेगा तो वो है पिंडारी ग्लेशियर। ये 3 जनपदों में फैला है। ये बागेश्वर में भी है, ये पिथौरागढ़ में भी है और उत्तरकाशी में नहीं है, ये चमोली में फैला है। ठीक है, तो ये आप याद रखना, सही आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तरकाशी। ठीक है, उत्तरकाशी में नहीं फैला है, ये चमोली में फैला है। यहाँ से पिंडारी नदी निकलती है पिंडारी ग्लेशियर से और पिंडारी नदी अलकनंदा की एक सहायक नदी है। कहाँ पर अलकनंदा से मिल जाती है? तो कर्णप्रयाग में। ठीक है, कर्णप्रयाग में पिंडर नदी और अलकनंदा का संगम होता है, ये आपको याद रखना है। एक और चीज़, पिंडारी नदी की हमने बात करी तो पिंडारी की भी एक सहायक नदी है जिसका नाम है आटागाड़। तो ये भी आपको याद रखना है कि आटागाड़ किसकी सहायक नदी है? पिंडारी नदी की सहायक नदी है। आप कमेंट करके बताएंगे ये जो आटागाड़ है ये किस स्थान से निकलती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी सारी नदियाँ वहाँ से निकलती हैं, आपको सारी याद रखनी है वो। अगला है निम्न में से कौन सा ग्लेशियर बागेश्वर में स्थित नहीं है? तो इनमें से कौन सा ग्लेशियर है जो बागेश्वर में नहीं है? देखिए सुखराम ग्लेशियर बागेश्वर में है, कफनी ग्लेशियर ये भी बागेश्वर में, मैकतोली ग्लेशियर ये भी बागेश्वर में स्थित है। पिनौरा ग्लेशियर की बात करें तो ये पिथौरागढ़ में आता है। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, पिनौरा ग्लेशियर ये पिथौरागढ़ में है। इसके अलावा पिंडारी ग्लेशियर हमने ऊपर देखा ये भी बागेश्वर में है और सुंदरडुंगी ग्लेशियर ये भी हमारा बागेश्वर में आता है। अगला है पूना पैक्ट के विरोध में उत्तराखंड में सभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो पूना पैक्ट जो महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच होता है, इसके विरोध में उत्तराखंड में भी एक सभा का आयोजन किया गया। ये किया गया बागेश्वर जनपद में। ठीक है, पूना पैक्ट कब होता है कमेंट करके आप बताएंगे। 3 महत्वपूर्ण पैक्ट होते हैं ना उस समय जब कांग्रेस के अधिवेशन चलते थे, तो वो तीनों के बारे में आपने बताना है। एक होता है हमारा दिल्ली समझौता, एक होता है लखनऊ समझौता और एक होता है हमारा ये पूना पैक्ट। तो तीनों के बारे में आपने बताना है। ठीक है, अगला है बैजनाथ किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो जो बैजनाथ है यह गोमती और गरुड़ गंगा के संगम पर
स्थित है, ठीक है, बैजनाथ। और बैजनाथ से हमें पार्वती जी की आदमकद मूर्ति भी मिली है। तो पूछा जा सकता है पार्वती की आदमकद मूर्ति कहाँ से मिली है, वो बैजनाथ से मिली है। और यह किन नदियों के संगम पर बसा है, तो गोमती और गरुड़ गंगा का यहाँ पे संगम होता है। और इसके साथ ही बैजनाथ में एक प्रसिद्ध मंदिर भी है, कोट भ्रामरी मंदिर। तो कोट भ्रामरी जो ये मंदिर है, यहाँ की जो देवी है ये कोट भ्रामरी देवी, ये कत्यूरियों की अधिष्ठात्री देवी हैं। ये भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। कत्यूरी राजाओं की अधिष्ठात्री देवी कौन है, कोट भ्रामरी देवी, जो जिनका मंदिर कहाँ पर है, ये बैजनाथ में स्थित है। अगला है, किस कत्यूरी राजा ने राजधानी जोशीमठ से बैजनाथ स्थानांतरित करी थी। तो कत्यूरियों की जो राजधानी थी वो शुरुआत में जोशीमठ थी, वहाँ से ये कहाँ ले आए, बैजनाथ में आ गए, यानी कि गढ़वाल से कुमाऊं में अपनी राजधानी को ले आए। तो कौन लेकर आया था, तो सही आंसर है यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी, आसंती देव राजधानी को जोशीमठ से बैजनाथ में लेकर आया था। बैजनाथ मंदिर का भी पूछा जाता है कि जो बैजनाथ में बैजनाथ मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण कत्यूरी राजा भूदेव ने करवाया, ठीक है। भूदेव के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। और ये वही भूदेव है जिसे कट्टर हिंदूवादी माना जाता है और इसने बौद्ध धर्म का विरोध किया था। तो प्रश्न बन सकता है, किस कत्यूरी राजा ने बौद्ध धर्म का विरोध किया था, वो था भूदेव। अगला प्रश्न है, किस चंद शासक ने बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। तो जो हमारा यहाँ पे बागनाथ मंदिर है बागेश्वर में, यह किसको समर्पित है, ये शिव जी को समर्पित है, ठीक है। पहला प्रश्न तो ये हो गया। और इस मंदिर का अगर जीर्णोद्धार की बात करें तो ये जो वर्तमान मंदिर है इसको बनाया था लक्ष्मी चंद ने 1602 में, ठीक है। जब ये माहनशाह से युद्ध लड़ रहा था, लगातार लड़े जा रहा था, हारे जा रहा था, तब इसने यहाँ पे आया, इसने पूजा पाठ करी, फिर गया और फिर जाके इसने खतर सिंह को वहाँ पे मारा और कुमाऊं में खतरवा त्यौहार की शुरुआत हुई। तो ऐसी कुछ कहानी मानी जाती है, ठीक है। तो लक्ष्मी चंद के द्वारा बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया 1602 में। अगला है, भद्रकाली शक्तिपीठ कहाँ स्थित है। तो भद्रकाली शक्तिपीठ ये हमारा बागेश्वर में स्थित है। और ये जो शक्तिपीठ है इसको जो कालीमठ में है सिद्धपीठ, उसके समान इसकी प्रतिष्ठा मानी जाती है। यानी कि अगर आपको पूछा जाए कि इनमें से किस शक्तिपीठ की तुलना कालीमठ के सिद्धपीठ से की जाती है, तो वो कौन सा है, भद्रकाली शक्तिपीठ, जो कि बागेश्वर में है। और कालीमठ वाला कहाँ है, वो रुद्रप्रयाग में है, ठीक है। अगला है, बागेश्वर के समीप स्थित थैलीपाटन क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो थैलीपाटन नामक जो ये जगह है, यह कौन से खनिज यहाँ पे पाया जाता है, तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, तांबा। तांबे के लिए प्रसिद्ध है। और एक और चीज़ आपको याद रखनी है, अल्मोड़ा का जो झिरोली क्षेत्र है, अल्मोड़ा का झिरोली क्षेत्र, ये भी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, ब्राह्मणों द्वारा हल ना चलाने की प्रथा को हरगोविंद पंत द्वारा कब तोड़ा गया था। तो दो क्वेश्चन आपके यहाँ से पहले ही बन गए कि ब्राह्मणों द्वारा हल ना चलाने की प्रथा को किसने तोड़ा, हरगोविंद पंत ने। कहाँ पर तोड़ा था, तो ये इन्होंने बागेश्वर में ही इस प्रथा को तोड़ा था। खुद इन्होंने हल चलाया और इस प्रथा को तोड़ा। किस वर्ष तोड़ा, तो 1928 में इन्होंने इस प्रथा को यहाँ पर तोड़ा। हरगोविंद पंत को अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ भी कहा जाता है। इसके अलावा जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई तो उत्तराखंड से सबसे पहले नज़रबंद इन्हीं को किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के तहत नज़रबंद होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, हरगोविंद पंत। और अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ भी इनको कहा जाता है। जन्म इनका अल्मोड़ा में होता है, चितई गाँव में, 1885 में। अगला है, सास बहू नामक खेत किस जनपद में है। तो सास बहू नामक जो ये खेत है यह बागेश्वर जनपद में स्थित है, ये आपको याद रखना है। अगला है, निम्न में से कौन सा मेला बागेश्वर में लगता है। तो बागेश्वर में कौन सा मेला लगता है इनमें से, तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, पुष्कर नाग मेला, ये बागेश्वर में लगता है। अगर अन्य मेलों की बात करें तो लड़ीधुरा मेला और ये मानेश्वर मेला, ये दोनों मेले हमारे चंपावत में लगते हैं। और बात करें तिमुड़ा मेला की तो ये जोशीमठ में लगता है, यानी कि चमोली में ये मेला लगता है, ठीक है। बागेश्वर का एक मेला और प्रसिद्ध है जिसके बारे में मैंने ऊपर भी आपको बताया, उत्तरायणी मेला 13-14 जनवरी, ज़्यादातर 14 जनवरी को मनाया जाता है। फेमस क्यों है, क्योंकि 13-14 जनवरी 1921 को इसी मेले में, उत्तरायणी मेले में, जो कूली बेगार प्रथा थी उसका अंत किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में किस नदी की घाटी को धान का कटोरा कहा जाता है या कहते हैं। तो धान का कटोरा किस नदी की घाटी को कहा जाता है, सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, कोसी नदी को कहा जाता है। जो कोसी नदी से घाटी बनती है उसे ही कुमाऊं में धान का कटोरा कहते हैं। कोसी नदी के अगर हम उद्गम की बात करें तो बागेश्वर के धार पानीधार नामक जगह से कोसी नदी निकलती है। कुल लंबाई की अगर हम इसकी बात करें तो 168 किलोमीटर कोसी नदी की पूरी लंबाई है। और कोसी नदी
किस स्थान से उत्तराखंड से बाहर चली जाती है? तो उधम सिंह नगर में एक जगह है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर से कोसी नदी उत्तराखंड से बाहर निकल जाती है। अगर हम कोसी की कुछ प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो देवगाड़, ये कोसी की सहायक नदी है। इसके अलावा मिनोलगाड़ और सुमालीगाड़, ये 3 नदियां आपको याद रखनी है। कौन कौन सी हैं? देवगाड़, मिनोलगाड़, सुमालीगाड़, ये तीनों सहायक नदियां हैं कोसी नदी की। अगला प्रश्न है हमारा और अंतिम प्रश्न है आज का, निम्न में से कौन सा ताल बागेश्वर में स्थित है? तो बागेश्वर में स्थित ताल आपने बताना है। सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, सुकुंडा ताल। सुकुंडा ताल कहाँ है? ये बागेश्वर जनपद में स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे बागेश्वर जनपद से जुड़े हुए 26 महत्वपूर्ण प्रश्न जिनको हमने अतिरिक्त तथ्यों के साथ क्लियर करा, इनको सॉल्व करा। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मैंने आपको शुरुआत में बोला कि एक अनाउंसमेंट आपके लिए मेरे को करनी है। तो देखिए, अगर आपने जब ये वीडियो पूरा देख लिया और अगर आप इनको एक टेस्ट के रूप में इनको सॉल्व करना चाहते हो, ऑनलाइन इनको सॉल्व करना चाहते हो क्वेश्चन के फॉर्म में, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर इसकी क्विज बना के मैं इसको भेजूँगा, कुछ ही दिनों में भेजूँगा, ठीक है। अभी तो हमने इसकी वीडियो देखी है, अभी आपको सारे क्वेश्चन आते होंगे। असली प्रैक्टिस तब होगी जब 3 से 4 दिन बाद जब आप इसका टेस्ट सॉल्व करेंगे तो आपके इन 26 में से कितने अटेम्प्ट हो रहे हैं। तो जो भी वीडियो हमारे चैनल पे आएगी, अगर आप उसको ऑनलाइन टेस्ट के रूप में खुद मार्क करते हुए सॉल्व करना चाहते हैं, क्विज सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसके अलावा हम जो क्विज है, छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, वो मैं अपने फेसबुक पेज पे डालता रहता हूं। कल से ही मैंने उससे शुरू किया है, तो आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और वहां पे जो अपने रिवीजन के लिए जो क्वेश्चंस मैं वहां पे डालता हूं, आप उनको चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।